Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will study your 10th class English worksheet number 56 dated 21 November 2020. Yes students, जो आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 56 आई है उसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी उसमें क्वेश्चंस करने को दिए हैं उनको भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। रीड द गिवन बिलो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। हमें ये जो नीचे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ गया है आपके चैप्टर से, और चैप्टर का नाम क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। जो आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना बच्चों, उसमें आपका 4 चैप्टर है ये डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब हमें ये इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है उस चैप्टर के और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो बच्चों ये ना पहले आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपके पहले ना बच्चों ये एक नोवेल भी लगा हुआ था आपके सिलेबस में, तो आपको उसकी पूरी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा पता था, लेकिन अब आपको केवल ये चैप्टर ही है, अब आपके कोर्स में नोवेल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी बने, आपको समझ आए कि ये क्या है। ये एन फ्रैंक नाम की एक छोटी बच्ची है जो डायरी लिखती थी। उन्हें डायरी लिखने का शौक़ था और उनकी ऐसी ही स्थिति नहीं थी जैसे हमारी जनरल स्थिति है। ये बिलोंग करती थी जीव फैमिली से, यानी कि ये एक जीविस थी, यानी कि यहूदी है ना। आपने एसएसटी में पढ़ा है यहूदियों के ऊपर अत्याचार करा था किसने? नाजिस ने, जिस टाइम नाजिस की सरकार थी, और इन लोगों को के ऊपर बहुत एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उनका बहुत शोषण होता था, इनके बहुत सारे अधिकारों से इन्हें वंचित कर दिया था, इन्हें छुप के रहना पड़ता था। तो वो उस टाइम पे ये एन फ्रैंक ने ये अपनी डायरी लिखी थी। उस टाइम तो इस छोटी बच्ची को पता भी नहीं था कि आगे कोई इस डायरी में इंटरेस्ट लेगा भी, कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, लेकिन आज की टाइम के ये वन ऑफ द मतलब मोस्ट फेमस डायरी है। मतलब आप ये समझिए कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत लोग इससे पढ़ते हैं और बहुत इंस्पायरेशन भी देती है। एक छोटी बच्ची इस तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती है इस डायरी के थ्रू। उसका कोई इतना अच्छा दोस्त नहीं था, तो वो अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाती है और जो भी कुछ उसको लगता है वो उसमें लिखती जाती है, क्योंकि उसका ये मानना था पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन ह्यूमन। आदमियों से ज़्यादा पेशेंस पेपर में होता है, पेपर में होता ही ऑब्वियसली। उसको कुछ भी लिखते जाओ, कुछ भी करते जाओ, वो कुछ बोलेगा नहीं, कुछ क्वेश्चंस नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, जबकि दूसरा आपको चुप करा सकता है, परेशान हो सकता है आपकी बातों से। तो वो इसलिए उन्होंने ये डायरी लिखी थी। चलिए, तो आपको इसका कॉन्टेक्स्ट दे दिया मैंने। अब शुरू करते हैं इसकी जो इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बच्चों आपको कॉन्टेक्स्ट देना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको फेस करना है बोर्ड। अगर आपको नहीं क्लैरिटी होगी तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग योर टीचर कि आपको अच्छे से पढ़ाऊँ। तो चलिए अब देखते हैं डायरी, क्योंकि ये डायरी मैंने आपको बताया, तो आपको ये तो पता ही है डायरी में पहले हम क्या लिखते हैं। आपने डायरी पढ़ी है 9th क्लास में, डे लिखते हैं, डेट लिखते हैं, है ना, फिर उसको एड्रेस करते हैं, फिर डायरी लिखते हैं। देखो उसी फॉर्मेट में, तो ये डायरी आपको समझ में भी आ रही होगी। तो ये जो डायरी लिखी गई है, सैटरडे का दिन था, 20 जून था और 1942 ईयर था। वो लिखती हैं एन फ्रैंक, डियरेस्ट किटी, सबसे प्यारी किटी। अपनी डायरी का नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है? किटी, क्योंकि ये भी आ जाता है क्वेश्चन कि उनकी डायरी का क्या नाम था, तो उनकी डायरी का नाम है किटी। ओके। आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी की पूरी क्लास क्वेकिंग इन बूट्स का मतलब फ्राइटन्ड है, डरी हुई है। ये एक फ्रेज है ना, एक साथ ये सारे वर्ड हैं, इनका मतलब होता है डरने से, मतलब सरप्राइज होने से किसी चीज़ का। पूरी की पूरी क्लास बड़ी फ्राइटन्ड है, डरी हुई है। द रीज़न ऑफ कोर्स, और कारण, सच में कारण ये है, इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। क्योंकि जो मीटिंग हुई है अभी टीचर्स की, और उसमें ये डिसाइड हुआ है कि कौन अगली क्लास में जाएगा, नेक्स्ट फॉर्म। फॉर्म का मतलब यहाँ किस चीज़ से है? फॉर्म का मतलब है बच्चों यहाँ पे क्लास से, फॉर्म है क्लास। तो कौन अगली फॉर्म में जाएगा, अपनी अगली क्लास में जाएगा, एंड और कौन यहीं पे केप्ट बैक, कौन दोबारा से उसी क्लास को करेगा, कौन पीछे रह जाएगा। ठीक है। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स, और उसकी आधी क्लास, आधे बच्चे, आधे स्टूडेंट्स उसकी क्लास के क्या कर रहे हैं? बेड्स लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं।
जी एंड आई लाफ आर सेल्फली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। और वो किसके साथ बैठी है? वो जी एन के साथ बैठी हैं, जो हमारी राइटर है एन फ्रैंक। वो हंसती है, जो पीछे जो मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहे हैं, दो लड़के उनके पीछे बैठे हुए हैं और उनका नाम है जो उनके पीछे बैठे हैं सी एन और जैक्स। सी एन और जैक्स की जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं उनके ऊपर वो हंस रहे हैं। Who have staked their entire holiday savings on their bed, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो उनका हॉलीडे की जो उनकी बचत थी, जो उन्होंने छुट्टियों में बचाया था, अपना पूरा का पूरा किस पे खर्च कर दिया? शर्त लगाने पे खर्च कर दिया। फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेके शाम तक। इट इज़ यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। बस सुबह से लेके रात तक क्या करते हैं कि तुम पास हो जाओगे, अरे नहीं मैं नहीं होऊंगा, येस यू आर, अरे हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं तो नहीं। तो यही करते रहते हैं और बैट लगाते रहते हैं। पूरी की पूरी जो हॉलीडे की सेविंग थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। Even G's pleading glance and my angry outbursts can't calm them down। और वो ये बोलती है कि जी ने उनको प्लीडिंग ग्लांसेस का मतलब है रिक्वेस्ट भरी निगाहों से देखा और मैं गुस्से में भी मेरा गुस्सा भी उन लोगों को शांत नहीं कर पाया। मतलब वो करे ही जा रहे हैं, वो जो शर्त वगैरह जो कि कौन पास होगा कौन फेल होगा ये उनका चालू है। किसका चालू है? ये सी एन और जैक्स जो उनके पीछे बैठे हुए बच्चे हैं। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो, किससे पूछो? एन फ्रैंक से। अगर आप मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डमीज हैं, मतलब ऐसे बच्चे हैं जो कि क्लास में पीछे रह जाने चाहिए। और कितने बच्चे हैं? 1/4, यानी कि एक क्लास के चौथाई। अगर 100 बच्चे हैं तो 25, तो 100 तो नहीं होते क्लास में। मान लो कितने, मान लो 40 बच्चे हैं तो कितने 10 बच्चे फेल हो जाने चाहिए, है ना बच्चों। आपको पता नहीं है, पहले बच्चे फेल ज़्यादा होते थे तो इसलिए बच्चों को बहुत डर होता था फेल पास का। आप लकी है कि आपके ज़माने में पेरेंट्स भी अवेयर होते हैं, आपके टीचर्स भी आपको अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है। चलिए, बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर होता है वो सबसे अनप्रिडिक्टेबल, उसका नहीं पता लगा सकते। प्रिडिक्ट होता है कि भविष्यवाणी करना, किसी के बारे में पहले से ही बताना, लेकिन टीचर के बारे में नहीं तुम पहले से कुछ भी बता सकते, क्या वो कर दे क्या नहीं कर दे। आपने देखा होगा ना, कई बार पता नहीं चलता, वो बच्चा टॉप कर जाता है जिसको हम सोचते हैं उसको कुछ नहीं आता। तो यही वो कहना चाह रही है कि टीचर्स का कुछ नहीं पता क्या कर दे क्या नहीं, कौन फेल हो जाए कौन पास हो जाए। ये कौन कह रही है? ये कह रही है एनी फ्रैंक। तो ये था हमारा जो एक्सट्रैक्ट है इसका एक्सप्लेनेशन। अब देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया है और उसको कर लेते हैं। The first question of this worksheet is, which term would explain best the above written record of personal experience। अब वो कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा टर्म है जो हमें, जो अभी हमने ऊपर वाला रिकॉर्ड पढ़ा पर्सनल एक्सपीरियंस का, किसी व्यक्ति के अपने अनुभव का, उसको हम क्या कह सकते हैं, क्या टर्म दे सकते हैं। आर्टिकल बोलेंगे? आर्टिकल तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आर्टिकल हाँ एक आदमी लिखता है, लेकिन कोई लिखता है किसी तथ्यों को लेके किसी विषय पे, तो आर्टिकल तो ये बिल्कुल भी नहीं होता, ना इसका वे फॉर्मेट होता। लेटर भी कुछ नहीं होता, लेटर भी ये नहीं हो सकता क्योंकि लेटर भी हमें पता है कब लिखे जाते हैं, किस लिए लिखे जाते हैं। और जर्नल भी नहीं है क्योंकि जर्नल भी तब लिखा जाता है किसी जर्नी पे होता है। तो ये आपकी डायरी एंट्री है, जब हम अपनी कोई पर्सनल चीज़ें लिखते हैं, है ना, अपने एक्सपीरियंस जो दिन के होते हैं, अच्छा बुरा जो भी, तो डायरी में लिखते हैं। और फॉर्मेट वो होता है डेट और फिर उसको एड्रेस करके फिर लिखते हैं। तो ये हमारी डायरी एंट्री होगी। तो इसका बच्चों आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन इज द ईडियम क्वैकिंग इन द बूट्स कोरस्पेंडेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस। जो ईडियम है क्वैकिंग इन द बूट्स, है ना, ये ईडियम है, एक मुहावरा है क्वैकिंग इन द बूट्स। इसका मतलब ये जो इमोजी दी गई हैं किससे रिलेट करता है? चलो देख लेते हैं किससे करता है ना। पहला है आपका सरप्राइज फ्राइटेंड। देखो ये डरा हुआ है ना, नीला पड़ गया डर के मारे, तो ये तो आपका ज़रूर रिलेट करता है ना। इसको तो हम कहेंगे ये तो बिल्कुल ही रिलेट कर रहा है। और ये सो रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ये अरे ये क्या हो गया, तो ये भी आपका क्या कर रहा है, ये भी इससे रिलेट कर रहा है। ये तो नहीं है, खुश तो नहीं है, ना गुस्सा है ना, ये गुस्से का है। तो हमारा कौन सा? फर्स्ट और थर्ड। तो देख लो ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड किस में है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है। तो इसका ऑप्शन भी कौन सा? सी ठीक होगा, राइट। सी विल बी द राइट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट एंड ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट्स बिलो।
अब आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है जो हमें ये बताता है कौन सा फैक्ट है इस सेंटेंस में और कौन सा ओपिनियन। मैंने आप पिछले वर्कशीट आई थी शायद, मैंने आपको बताया था फैक्ट क्या होता है। फैक्ट होते हैं जो एज इट इज़ बातों को रख दिया जाता है। ओपिनियन यानी कि मतलब किसी की राय अगर होती है उसके बारे में वो क्या सोचता है वो होता है। तो चलिए देख लेते हैं फैक्ट कौन सा है और ओपिनियन कौन सी है। द चिल्ड्रन वर वेटिंग ईगरली फॉर देयर रिजल्ट्स, बच्चे अपने रिजल्ट्स के लिए उत्सुकता से वेट कर रहे थे। तो ये दो फैक्ट है, ये हमने पढ़ा, सारे वेट कर रहे थे, है ना, इसलिए शर्त भी लगा रहे थे। आई थिंक वी ऑल टेंड टू स्पेकुलेट ड्यूरिंग सच सिचुएशन। अब देखिए इसमें थिंक आ गया, मैं सोचता हूँ कि ऐसा होगा, तो ये तो पक्के रूप में तो ओपिनियन है, किसी की राय है ना, तो ये तो हमारा फैक्ट हो नहीं सकता, ये ओपिनियन है। एनी सीम्स कॉन्फिडेंट अबाउट द हर परफॉर्मेंस, एनी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कॉन्फिडेंट लग रही थी। इज़ नॉट सी, तो ये भी क्या है, ये भी आपकी ओपिनियन है, क्या वो नहीं थी, ये ओपिनियन पूछी जा रही है। सम स्टूडेंट्स हैव स्पेंट ऑल देयर हॉलीडेज सेविंग ऑन बैटिंग, कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी पूरी की पूरी छुट्टियाँ किस में बिता दी थी, जो अपनी सारी जो हॉलीडे की सेविंग किस में बिता दी थी, अब बैटिंग करने में, शर्त लगाने में बिता देती थी। तो ये तो फैक्ट है, हमने अभी पढ़ा। तो बच्चों इसमें जो फर्स्ट और फोर्थ ये फैक्ट है, सेकंड और थर्ड ओपिनियन है। तो देखो फर्स्ट और फोर्थ किस में है, किसी में है या नहीं, हाँ है आपका, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक्स द करेक्ट यूसेज ऑफ क्वार्टर एज यूज्ड इन द पैसेज टू फिल द ब्लैंक स्पेस। अब आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो सही यूज़ करता है क्वार्टर का पैसेज में, जो फिल इन द ब्लैंक पढ़ने के लिए। अब आपको मैं लेके चलती हूँ इसके लिए एक्सट्रैक्ट पर, आ जाओ एक्सट्रैक्ट पर। अब देखो यहाँ पे आपका यूज़ हुआ है क्वार्टर ऑफ द क्लास। तो क्वार्टर क्लास का इन्होंने बोला 1/4 हिस्सा ऐसा है क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें से 1/4 बच्चों को तो फेल हो जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, आप जानते ही हो, इसको क्वार्टर बोलते हैं ना, एक हिस्से को क्या बोलते हैं, 1/4 को क्वार्टर बोलते हैं। तो यहाँ 1/4 हिस्से के लिए यूज़ हुआ है, तो चलिए यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि क्वार्टर अलग अलग मीनिंग में अलग अलग जगह आता है। तो चलिए देखो क्या है क्वार्टर। ही वॉज स्टेइंग विद हिज फैमिली इन अ गवर्नमेंट क्वार्टर, वो अपनी फैमिली के साथ एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट क्वार्टर का मतलब यहाँ किससे है, किसी फ्लैट से, हाउस से या किसी मकान से है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ ये इसमें वो नहीं आ रहा जो आपका पैसेज में आया है। माइकल हॉर्स वन द रेस, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। तो इसमें अब ये कोई इसकी घोड़े की स्पेसिफिकेशंस बताई हैं, तो ये भी नहीं है। हर स्कूल्स बिगन एट 8:15 इन द मॉर्निंग। अब ये जो 8 बजने का क्वार्टर बताया है, तो इसमें हमें जो 8 का 1/4 बताया है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। तो हमें अगला पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अगला है ही नहीं इसका आंसर। What was half of the class betting about? आधी क्लास किस चीज़ के बारे में बैट कर रही थी, जो आपका 5th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये आपका 5th है बच्चों, और नीचे आपका 6th है ना, ये वाला। What किस बारे में आधी क्लास उनकी बैट लगा रही थी, हाउ डू द क्लास वाज बैटिंग अबाउट हु वुड बी पास और फेल दिस ईयर। इस बारे में लगा रही थी कौन पास होगा और कौन फेल होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में क्यूरियोसिटी थी टू नो द रिजल्ट्स। एज ए स्टूडेंट हैड क्यूरियोसिटी टू नो द रिजल्ट, क्योंकि बच्चों के मन में क्या थी, क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए कि क्या होने वाला है। तो आधी क्लास क्या कर रही थी, बैट लगा रही थी। तो ये हो गया हमें, क्योंकि हमें देना है 20 से 30 शब्दों में आंसर, तो हमने दे दिया 20 to 30 वर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो आपका 6th क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू थिंक CN एंड जेक्स विल बेटिंग एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ GN एंड द राइटर। आप क्या सोचते हैं, CN और जेक्स क्या बैटिंग, क्या शर्त लगा रहे थे और रिएक्शन क्या था GN का और राइटर का। तो देखो CN और जेक्स बैटिंग कर रहे थे कि कौन पास होगा इस साल, है ना, तो यही तो बैट कर रहे थे, यही हमने पढ़ा है अच्छे से। हु हैड स्टेक देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी जो अपनी बचत थी छुट्टियों की, वो सब किस पे, अपनी शर्तों पे ही ख़त्म कर दी थी, अपनी शर्त लगाने के शौक पे। GS वाज प्लीडिंग ग्लास, GS ने क्या करा था, उनको क्या करा था, उनको रिक्वेस्ट की दृष्टि से देखा था। एनी ने अपना एंगर दिखाया था, लेकिन फिर भी इससे नहीं रुके थे। ये क्या है, ये उनका रिएक्शन है, GS ने, और जो उसने एन ने करा था ये उनका रिएक्शन है। और N ने ये भी महसूस किया था जो क्वार्टर ऑफ द क्लास को पीछे रह जाना चाहिए, अगली क्लास में नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये भी आपको लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि हमें देना है 40 से 50 शब्दों में। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका एकदम करेक्ट आंसर।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा बड़ा लिखना है, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास वुड बी केप्ट बैक बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। उन्होंने पूछा था बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेल हो जाने चाहिए, लेकिन टीचर सबसे अनप्रेडिक्टेबल होता है, जैसा हमने डिस्कस करा। आप क्या सोचते हैं, एनीथिंग क्या एक्सप्रेस करना चाहती थी अपने इस स्टेटमेंट से? तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हमें लिखना है बड़ा क्वेश्चन बड़ा आंसर, तो इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। दिस स्टेटमेंट शोज दैट शी हैड एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। इससे हमें ये तो पता चलता है कि एनी हर बात में अपनी एक स्टेटमेंट देती थी, एक अपनी ओपिनियन रखती थी, एक राय देती थी। सी थॉट अ क्वार्टर ऑफ अ क्लास वॉज फुल ऑफ डमीज। वही सोचती थी कि 1/4 क्लास जो है उसकी 1/4 बच्चे क्लास में डमीज़ की तरह हैं, जो जिनको पास होने का कोई हक नहीं है। इससे ये पता चलता है सी वॉज इंटेलिजेंट इनफ और टू मेक इट टू द क्लास। और वो ये भी सोचती थी और उसे ये भी हमें दर्शाता है कि वो काफ़ी होशियार थी अगली क्लास में जाने के लिए। सी थॉट ऑफ टीचर्स इज द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ बिकेम नोबडी कुड से which student they would fail and which student would be passed to the next class। और वो ये इसलिए सोचती है कि टीचर सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल प्राणी होता है, क्योंकि वो किसको फेल कर देंगे, किसको पास कर देंगे अगली क्लास के लिए, ये कोई नहीं जानता। स्टूडेंट आर वेरी एक्साइटेड टू नो द रिजल्ट। और स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड थे जानने के लिए कि रिजल्ट पता चले, बहुत उत्तेजित थे। एंड आल्सो एनी हैड एन एक्सपीरियंस विद दिस टीचर मिस्टर कैसिंग। मिस्टर कैसिंग के साथ भी उनका एक एक्सपीरियंस था। अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे या पढ़ा है आपने तो पता होगा, कैसिंग कुड बी द टर्म एज एन अनप्रेडिक्टेबल। उसको अनप्रेडिक्टेबल हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एनी ने उनके साथ बात की थी, जब क्लास चल रही होती थी वो बात करती रहती थी, टीचर को गुस्सा आ गया था। हाउएवर आफ्टर सेवरल वार्निंग, जबकि बहुत सारी उसको वार्निंग दी गई, मिस्टर कैसिंग डिड डो टू असाइन हर होमवर्क। मिस्टर कैसिंग ने उनको एक्स्ट्रा वर्क दिया। ही डिड नॉट इवन असाइन हर एनी मोर एक्स्ट्रा होमवर्क। और बाद में क्या कह रहा था, उन्होंने उसको अलाउ कर दिया था और उसको आगे से कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया था। तो ये लिख देंगे आप अपने जो लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इंग्लिश में आपको कोई भी डाउट है बच्चों, यू कैन राइट ऑन द कमेंट। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना है मुझे। और बच्चों जो भी नए आए हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल so that you can get my videos notification। and dear students, don't forget to share with your all friends। and जिस बच्चे ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।